चलिए तो आज की क्लास प्रारंभ करते हैं और शुरुआत करते हैं हम उदाहरण नंबर 9 से। ठीक है, उदाहरण नंबर 9 पे ध्यान से आप, तो हम सबसे पहले इस चैप्टर में जितनी एडजस्टमेंट्स पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड जो उदाहरण है हम सबसे पहले उन्हें ओके बच्चों, उदाहरण नंबर 9 हम सबसे पहले देखते हैं, उसे समझते हैं और बारी बारी से अब हम पहले उदाहरण समझेंगे और उनमें आपके जो डाउट्स होंगे उन्हें क्लियर करेंगे। ठीक है, उदाहरण नंबर 9 में कहा गया है कि निम्नलिखित के लिए जनरल में आवश्यक लेखे करिए और खाता बही में तत्संबंधी खाते बनाइए। तत्संबंधी संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है उससे संबंधित। ठीक है, तो पहला है तलपट में अशुद्ध ऋण 450 है। अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान जो है वह 700 रुपए और देनदार 18,000 के दिए हुए। उदाहरण नंबर 8 जो था उसमें उदाहरण नंबर 9 के आ पॉइंट में जो मेन अंतर है, बेसिक अंतर है, वह यह है कि उसमें अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान का कोई बैलेंस पहले से नहीं दिया गया था। उसमें अशुद्ध ऋण दिए गए थे और देनदार दिए गए थे। इसमें अशुद्ध ऋण भी है पहले से 450 और उन पर प्रावधान जो है वह भी है 700 रुपए पहले से ही बना हुआ, और देनदार है 18,000। ये सब कुछ करने के बाद देनदार कितने हैं? 18,000। फिर आगे सोचना है कि रुपए 200 अशुद्ध ऋण के और लिखने हैं, ये और हो गए इसके अशुद्ध ऋण के 200 रुपए और हो गए हैं। और उसके बाद आपको देनदारों पर अशुद्ध ऋण के लिए 5% का आयोजन भी करना है। तो जो पहले से बैलेंसेस हैं इनकी जनरल एंट्रीज ऐसा माना जाता है कि ऑलरेडी की जा चुकी है। ठीक है, तो पहले से हैं उनकी जनरल एंट्रीज ऑलरेडी चूंकि की जा चुकी हैं, इसलिए आपको अब यहाँ पे जो नई बैक डेट है उसकी एंट्री करनी है। ये जो 200 रुपए है इसकी एंट्री करनी है। तो पहले आप एंट्री जो करेंगे वो क्या होगी? बैक डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स और फर्दर। फर्दर माने होता है आगे, या यहाँ नया के सेंस में है कि जो नया अशुद्ध ऋण है उसके लिए। तो फॉर फर्दर बैक डेट्स ऑफ ₹200 एंट्री मेड। एंट्री मेड इन्होंने नहीं लिखा है, आप क्या लिखेंगे? फॉर फर्दर बैड डेट्स एडजस्टमेंट मेड, या फॉर फर्दर बैड डेट्स ऑफ ₹200 एडजस्टेड। ठीक है, पहली एंट्री और उसका नरेशन क्या सभी को समझ में आ रहा है जितने बच्चे जुड़े हैं? यस यस सर। ठीक है, दूसरा है इन्होंने कहा है कि देनदार जो है उन पर 5% आयोजन करना है। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो 18,000 के देनदार हैं ये 18,000 के तो थे। हाँ सर कोई दिख ही नहीं रहा है। कोई दिख नहीं रहा है? अच्छा आप किसी ही को, दिख रहा है। अच्छा मैं किसी को दिख रहा हूँ? मैं और स्क्रीन? यस सर यस सर। तो अच्छा ऐसा करो, एक बार आप एग्जिट कर जाओ और दोबारा लिंक पे क्लिक करके फिर से जुड़ो। ठीक है, तो दिखने लगेगा। तो अभी पहली एंट्री क्या सभी को समझ में आई है जितने भी बच्चे? पहली एंट्री है सिंपली Yes, 200 sir. रुपए की जो नया बैड डेट्स है उसकी। फिर ये कहते हैं कि देनदारों पर अशुद्ध ऋण के लिए 5% का आयोजन करना है। तो जनरली पिछले उदाहरण नंबर 8 में जो आपने किया था, अगर आपको याद आए मैं दिखा भी देता हूँ, उसमें जितने के देनदार थे 15,000, इनका 5% सीधे सीधे आपने प्रोविजन बना लिया था, 750 आ गया था। लेकिन इस केस में आप ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो 200 रुपए नए अशुद्ध ऋण के आए, ये देनदार जो है 18,000 इनमें से घटाने पड़ेंगे। जो बचेगा वो होगा 17,800। उस 17,800 का 5% जो होगा वह हमें प्रोविजन के तौर पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, 17,800 का कितना? 5%। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 200 रुपए के अशुद्ध ऋण अभी देनदारों से घटाए नहीं गए, क्योंकि तलपट में जहां तक हमारी जो सूचना दी गई है कि कुछ बैड डेट्स हैं 450 के, और
200 के नए बैड डेट्स हो गए हैं, नए अशुद्ध ऋण हो गए। तो ये जो 450 के हैं, ये तो देनदारों में से पहले से ही घटा करके तब ये देनदारों में 18,000 के दिए गए बैलेंस में, ये ऐसा माना जाएगा। लेकिन जो नए बैड डेट्स की सूचना है कि जो नए बैड डेट्स हुए हैं वह 200 है। तो अब देनदार जब ये हमें क्लियर हो गया कि 200 ऐसे देनदार हैं जो हमें देंगे ही नहीं, तो बैड और डाउटफुल डेट का केस उन देनदारों पर बनता है जिनमें अभी हमें ये शंका हो कि हमें देंगे कि नहीं देंगे। उन्हीं देनदारों का एक निश्चित प्रतिशत है जो हमें नहीं मिलने वाला है। जब 200 के बारे में हमें क्लियर ही हो गया कि ये वो लोग हैं जो नहीं देंगे, तो ऐसी स्थिति में ये 200 इस 18,000 में से घट जाएंगे। जो बचेगा वो होगा 17,800। इन 17,800 के देनदारों पर 5% आप आयोजन करेंगे तो 890 आएगा। ठीक है, ये 890 आएगा तो 890 से एंट्री करनी चाहिए, लेकिन एंट्री 890 से नहीं हो पाएगी। एंट्री कितने से होगी? एंट्री जो होगी प्रोविजन की वह होगी केवल 650 से। और ये 650 से क्यों होगी, इसको आपको समझना है, ध्यान से सुनिएगा। आप ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट है जिसमें पहले से बैलेंस क्वेश्चन में दिया गया है कितना, अगर आप क्वेश्चन देखें लिखा है अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान कितना है 700। तो ये बैलेंस है अशुद्ध ऋण के लिए जो प्रावधान है उस खाते का। और आपको पता है प्रावधान कोई भी हो उसका एक क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा। तो अशुद्ध ऋण खाते के क्रेडिट साइड में जाएंगे और बाई बैलेंस ब्रेक डाउन लिखेंगे कितना 700। इसमें किसी को कोई समस्या है? यहाँ पे जो 700 लिखे हुए हैं ये बैलेंस है प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट जो होता है इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। क्या ये याद रहेगा? और इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ क्रेडिट साइड में ये 700 लिखे। ठीक है, कोई समस्या है इसमें? बोलिए। नो सर। अच्छा, अभी आपने ये समझा कि देनदार बचेंगे 17,800 के। जब हम 18,000 के कुल देनदारों में से 200 अशुद्ध ऋण जो नए वाले हैं वो घटा देंगे तो 17,800 बचेंगे। और जब इसका 5% हम करेंगे तो ये 890 हो जाएगा। तो हमें 890 का प्रोविजन इस साल के आखिर में बनाना है, यानी हमारे प्रोविजन खाते में इस साल के आखिर में बैलेंस कितना होना चाहिए 890। तो हम यहाँ पर 890 बैलेंस सीडी यानी कि इस साल के आखिर में जो बैलेंस बचेगा वो कितना होगा, बैलेंस सीडी के तौर पे कितना हो जाएगा 890, ये लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? इतना लिख देंगे हम यहाँ पर बैलेंस। और अब हमें ये समझना है कि हमारे पास कुल मिलाकर के पहले से अशुद्ध ऋण कितने थे 450 और नए अशुद्ध ऋण कितने हुए 200। तो कुल मिलाकर के बैड डेट कितने हो चुके हैं इस साल जो हमें इस प्रोविजन से राइट ऑफ करने हैं, तो वो हमें करने हैं 650। 650 कैसे हुआ? 450 तो पहले से अशुद्ध ऋण तलपट में दिख रहा है और 200 नए हो गए हैं इसकी सूचना है। तो कुल बैड डेट कितना हो चुका है 650। 650। इस 650 के बैड डेट को हमें राइट ऑफ करना है प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट से। तो एंट्री नंबर सेकंड यहाँ पर हम करेंगे क्या, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट 650 टू बैड डेट अकाउंट। बैड डेट का डेबिट बैलेंस था 450 तो पहले से ही था यहाँ तलपट, और 200 से ये और डेबिट हो गया। तो बैड डेट ऑलरेडी हमारे अकाउंट्स में डेबिट है 650 से, उसे राइट ऑफ करेंगे साल के आखिर में जब हम ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट 650 से फॉर बैड डेट ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। ठीक है, प्रोविजन अकाउंट खाली कुछ नहीं होता है, पूरा लिखना पड़ेगा, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। बैड डेट अकाउंट। इतनी बात क्लियर है सभी को? अच्छा श्रुति, आप अपनी माइक ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है, आवाज पीछे आ रही है। जब कुछ बोलना होगा तो ऑन करके बोलिए। तो इतना हम समझ गए। इसके बाद में हमें ये समझना है कि 840 तो 840 इस प्रोविजन अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर है ये वाली। कैसे? इधर का बैलेंस कितना है 700, इधर हमने कितने लिख रखे हैं बाई बैड डेट्स के, अभी हमने 650 की जो सेकंड वाली एंट्री की है ये वाली प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड में आके अपोजिट में क्या था टू बैड डेट, तो वो यहाँ लिख दिया है टू बैड डेट 650। 890 हमें पता है कि ये बैलेंस करना चाहिए, तो इधर का टोटल कितना हो गया 1540। ठीक है, और इस 1540 को हम इधर लिख लेंगे। पहले से इसका बैलेंस कितना है 700, इसका मतलब है इस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो अमाउंट में निकाल के प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में ट्रांसफर करती
वो कितनी करनी है? 840। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर which you get after deducting 700 from this 1540, the total of the debit side of provision and provision for bad and doubtful debt. Yes or no? ये बेसिकली Yes, sir. बैलेंसिंग फिगर है प्रॉफिट एंड लॉस में, जो हमने इधर के दो आइटम जो है 650 के बैड डेट्स और 800 का बैलेंस बचना चाहिए 17,800 का 5% के हिसाब से 890 बचना चाहिए। 17,800 के देनदारों पर 5% जो निकालेंगे तो कितना बचेगा? नीचे की कैलकुलेशन में देखिए दिया गया है 890 बचना चाहिए। यही 890 यहाँ लिखा गया था। 1540 डेबिट साइड का टोटल है, यहाँ लिखेंगे और ऊपर केवल एक ही बैलेंस है 700 का, इसे हम यहाँ पर माइनस कर देंगे तो कुल मिला करके आपका जो बैलेंसिंग फिगर है 840, ये वो फिगर है जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल के प्रोविजन में इस साल ट्रांसफर, तो उसकी एंट्री ये करेंगे 31 दिसंबर को। क्या एंट्री होगी? प्रोविजन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 840 टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन ऑन सन्ड्री डेटर्स एट 5% मेड। क्या ये सवाल सभी बच्चों को समझ में आता है? यस सर। देखिए अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। बताएं, आगे बढ़े हम लोग अगले एग्जाम्पल पे। यस सर। अगला जो है इसमें वो है अशुद्ध ऋण 500 रुपए, अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान 400 रुपए, देनदार 12,000 के हैं। देनदारों पर 4% अशुद्ध ऋण के लिए आयोजन करना है। तो ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आ वाला है। आप इसे कितने बच्चे हैं जिनको लगता है आ वाला कर सकते? आ वाले के आधार पर बिल्कुल सेम है। अशुद्ध ऋण पहले, बस रकम अलग अलग है। अशुद्ध ऋण 500 है, अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान 400 बनाए गए हैं, देनदार 12,000 के हैं और देनदारों पर 4% आपको अशुद्ध ऋण के लिए आयोजन करना है। सेम क्वेश्चन, एक ही तरह है। इसके जो सॉल्यूशन है उसमें अभी जाइएगा मत, सॉल्यूशन मत देखिए प्लीज। अभी आप अपना दिमाग लगाइए कि पहले एंट्री क्या होनी चाहिए। आप इसकी एंट्रीज देखिए, एंट्री सेम होंगी, बस खाली अमाउंट अलग अलग निकालना होगा। सबसे पहले जो फर्दर बैड डेट्स है वो कितने के हैं? अच्छा, इसमें फर्दर बैड डेट दिए ही नहीं है तो बस इतना, ये थोड़ा सा आसान हो गया। नए बैड डेट नहीं है, बढ़िया। तो नए बैड डेट की ये वाली एंट्री नहीं करनी, ठीक है। अब आपको क्या करना है? सेकेंड वाली एंट्री करनी है। अशुद्ध ऋण पहले कितने से है? 500 है और उनके लिए प्रावधान 400 है। तो आपको ये पता है कि 500 रुपए के जो बैड डेट है इनको आपको राइट अप करना होगा प्रोविजन से। तो आप ये एंट्री करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट कितने से? 500 से। पहली एंट्री क्या होगी? यही होनी चाहिए ना। जब आप इतना समझ जाएं कि ये एंट्री होनी चाहिए तब आप सोल्यूशन में जाकर के देख सकते हैं कि क्या यही हुआ है। तो आपने देखा कि हाँ यही हुआ है। प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट कितने से हुआ? 500। ये क्यों हुआ? क्योंकि 500 ही है पहले से और नया कोई अशुद्ध ऋण है ऐसी कोई सूचना है ही नहीं। तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि हमने ये एंट्री 500 से ही क्यों की है? क्योंकि दिस वाज द बैलेंस ऑलरेडी शोन इन द ट्रायल बैलेंस एज बैड डेट, ठीक है। अशुद्ध ऋण 500, अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान कितना है? 400। तो अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान 400 और देनदार में 12,000। 4% अगर आप देनदारों पर बनाए तो पिछले सवाल में जो कि नए बैड डेट थे तो 18,000 में से ये 200 घटाने के बाद हमें वो अमाउंट पता चली थी। इस सवाल में बेसिकली ऐसा नहीं है। इस सवाल में चूंकि नए बैड डेट है नहीं तो सीधे सीधे 12,000 का 4% हम निकाल सकते हैं। 12,000 का अगर हम 4% निकालें तो कितना आता है? कोई बता सकता है? चलो 480 है। सर 480। 480 तो 480 जो आएगा ये हमें नया प्रोविजन बनाना है। नया प्रोविजन बनाना है ये जरूरी नहीं है, इतना प्रोविजन का बैलेंस बचना चाहिए। तो अगर आप देखें इसमें जो खाता हम बना रहे हैं इसको कैसे करेंगे? बैड डेट की जो आपने अभी एंट्री की है वो कितने से की थी? ये वाली 500 से। तो इस साल का बैड डेट आपने क्रेडिट किया था और प्रोविजन अकाउंट डेबिट हुआ था। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट जब बनाएंगे
तो उसके डेबिट साइड में यहाँ पे टू बैड डेट लिखेंगे 500। कोई समस्या है इसमें किसी को? बोले, ये समझ में आते हैं टू बैड डेट लेजर पोस्टिंग। इसके बाद में यहाँ पर बाई बैलेंस ब्रेक डाउन है कितना 400। स्वीटी तुम माइक ऑन ही कर लो, तुम बोलते रहते हो तो लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है। बाकी सारे बच्चे अगर साइलेंस है आपके कमरे में, रूम बंद कर लीजिए डोर, ठीक है, तो आप माइक ऑन कर लीजिए तो बढ़िया रहेगा। बोलते रहते तो लगता है आप सुन रहे थे। खैर, तो बैलेंस आपने 400 पहले से जो दिया गया था वो उतारा था यहाँ 400। जो नए बैड डेट आपने राइट ऑफ किए हैं वो 500, नए मतलब जो बैलेंस पहले से दिख रहा था 500 वो आपने राइट ऑफ किया है 500 का। और नया जो बैलेंस बचना चाहिए वो 480 आपने भी कैलकुलेट किया है। साल के आखिर में बैलेंस कितना बचना चाहिए प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में? 480, तो वो आपने लिख लिया। 500 और 480 को मिला के 980 हो गया। और पहले से ये 400 था, तो नया जो आपको प्रोविजन करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा? 580। ये कैसे आएगा? 980 जो कि टोटल है डेबिट साइड का, यही इधर लिखेंगे। और उसमें से 400 जो पहले से इसमें बैलेंस है, हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले से ही बैलेंस कितना है बी वाले में, 400 रुपए अशोध ऋण के लिए प्रावधान पहले से, ये यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो ये बैलेंस के तौर पर करता है, जैसे कि पिछले साल मैंने आपको बताया था, वैसे यहाँ पर ये बैलेंस उतार लिया है 400। ठीक है, समझ में आता है सभी को? तो कुल मिलाकर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 580 जाना चाहिए। ये गया है तो इसकी एंट्री कर देंगे। एंट्री क्या होगी? ये वाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 580। बैड डेट अकाउंट बनाना हो बन पाएगा? बैड डेट अकाउंट कैसे Yes, बनेगा? sir. इसका पहले से कोई बैलेंस नहीं है बैड डेट का। पिछले वाले सवाल में बैड डेट का बैलेंस था पहले से, तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था टू सन्ड्री डेटर्स, बैलेंस था या देनदारों को उस साल क्रेडिट करके एंट्री की गई होगी, तो टू सन्ड्री डेटर्स 450 से एंट्री की गई होगी पहले से। इसमें पहले से कुछ नहीं किया गया है, तो इसमें सीधे सीधे एक ही एंट्री होगी, टू सन्ड्री डेटर्स कितना 500। ठीक है, और जो प्रोविजन में ट्रांसफर कर Yes, दिया sir. वो 500। तो ये पहला ए और बी वाले दोनों हमने इस एग्जाम्पल में समझ लिए। एक और बचा है सी वाला, अशुद्ध ऋण 300 रुपए, अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान 700 रुपए, देनदार 8000 है तलपट में, और देनदारों पर 4% अशुद्ध ऋण के लिए आयोजन करना है। इस सवाल में देखने में ये सवाल बिल्कुल बी जैसा लगता है। इसमें भी बैड डेट था, इसमें भी बैड डेट है, इसमें भी अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान था, इसमें भी है, इसमें भी देनदार थे, इसमें भी देनदार है, और इसमें भी दर दी गई थी 4%, तो यहाँ पे भी बाई चांस 4% ही दर है। लेकिन फिर भी ये सवाल थोड़ा अलग है, अलग इसका इम्प्लीकेशन हो जाएगा, थोड़ा सा अंतर होगा। क्या होगा आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, अशुद्ध ऋण कितने हैं? 300 के, तो हमें इन्हें राइट ऑफ करना होगा प्रोविजन में। तो हम प्रोविजन को डेबिट करेंगे और अशुद्ध ऋण को करेंगे क्रेडिट। सा वाले देखिए ऐसा हुआ है, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट फॉर बैड डेट ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, कितना 300। कोई समस्या है इसमें? No, ठीक, sir. अब दूसरा काम हम करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट जो होता है इसका हम बैलेंस उतार लेते हैं। 700 उतार लिया। इस साल का जो बैड डेट हमने राइट ऑफ किया वो 300 कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि इस साल का हमारा प्रोविजन साल के आखिर में बचना कितना चाहिए। तो हमारा जो सवाल है उसमें देनदार कितने के दिए गए? 8000। इनका अगर 4% निकालेंगे तो कितना आएगा? 320। ठीक है, 320. तो ये 320 साल के आखिर में प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में बचना चाहिए। तो अगर आप देखें ये प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में बैलेंस के तौर पे कितना बचता है? 320। तो हम ये पा रहे हैं कि इधर का जो डेबिट साइड का टोटल अभी तक के सवालों में ज्यादा आ रहा था। जैसे ये अगर आप देखें इसमें 650 और 890 मिलके 1540 हो रहे थे, इधर बैलेंस केवल 700 था, तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा था। तो जिस साइड का भी टोटल होता है ज्यादा वही हम लिखते हैं, चाहे डेबिट का या क्रेडिट का। तो डेबिट का 1540 ज्यादा था, तो दूसरे साइड में हमने बैलेंसिंग फिगर जो थी वो बाई प्रॉफिट एंड लॉस लिखी थी। हमारा ये जो सी वाला है, इस वाले में हुआ ये है कि हमारा बैलेंस पहले से था 700, और हमने जो यहाँ राइट ऑफ किया है वो 300 किया है केवल, और हमें जो प्रोविजन चाहिए वो 320 केवल चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के अगर हम देख रहे हैं 300 और 320 हो रहे हैं, यानी ये केवल अभी 620 हो रहा है। और मतलब हमें कुल चाहिए कितना? 300 रुपए चाहिए राइट ऑफ करने के लिए बैड डेट, और 300 हमें नया प्रोविजन के लिए चाहिए। कुल मिला के चाहिए हमें केवल 620।
और पहले से हम प्रोविजन कितना कर चुके हैं 700। तो हमारे पास 80 रुपए 700 ऑलरेडी एक्स्ट्रा है प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अभी तक हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रोविजन में ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन चूंकि इसमें हमारे पास ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम प्रोविजन अकाउंट में पहले से ही ज्यादा रकम ट्रांसफर कर चुके थे बाई चांस, तो हम 80 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उल्टा ट्रांसफर करेंगे। और इसकी एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट 80 रुपए से ज्यादा है, इसका नेचर होता है क्रेडिट, इसे 80 रुपए से कम करते हुए हम डेबिट करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट को, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को उल्टा क्रेडिट कर देंगे, बढ़ा देंगे 80 रुपए से। यहाँ गलती से ये 0 एक्स्ट्रा लग गया है, इसको कट कर दीजिए, बचेगा केवल 80 रुपए। ठीक है, ये जो एंट्री हुई इसमें कितना आएगा 80 रुपए। क्लियर? 80 रुपए। जी तो मुझे बताइए कि उदाहरण नंबर 9 सभी को समझ में आया है, या अगर किसी को कोई डाउट हो इसमें तो प्लीज पूछ लीजिए। सर आ गया। स्वीटी, जो मैं स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाता हूँ, क्या स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही है? आप लोग बुक में देखते हैं, सर बुक में सर इसमें जो टाइप मतलब लिख रहे हैं वो नहीं दिख रहा सर, सिर्फ एरो घूमता हुआ दिख रहा। जो हम लिख रहे हैं वो दिख नहीं रहा? नहीं सर बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है जैसे चैप्टर है, सिर्फ एरो घूम रहा है आपका, मतलब इसका कंप्यूटर। मतलब मैं यहाँ जो लिखता हूँ वो आपको नहीं दिख रहा है? नो सर। स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा, स्क्रीन ही नहीं दिख रही है। स्क्रीन दिख रही है किसको? यस सर मुझे दिख रही है। आप जो सर्किल कर रहे हैं लिख नहीं रहा कुछ इस पे। जो मैं इस पे ड्रा करता हूँ वो नहीं दिखता है, लेकिन आपको स्क्रीन दिख रही है ना? यस अच्छा, अभी बताइए, अगर मैंने अभी यहाँ पे टिक किया है, ये दिखा? सर स्क्रीन ही नहीं दिख रही है। कुछ नहीं लिखा आपने अभी तक इस पे। नहीं दिख रहा है? अच्छा, मतलब YouTube पे जब रिकॉर्डिंग डालते हैं तो उसमें दिख जाता है, दिखना चाहिए था मेरे से। चलो कुछ और जुगाड़ करते हैं इसका। अच्छा बताओ, अभी अगर मैं कुछ ड्रा करूंगा तो क्या वो दिखेगा आपको? जस्ट सर अभी तक स्क्रीन ही नहीं शेयर हुई है। अभी स्क्रीन ही नहीं शेयर हुई, किसी को हुई स्क्रीन शेयर? नहीं सर स्क्रीन दिख रही है। सर दिख रही है? नहीं स्क्रीन नहीं दिख रही। सर नहीं दिख रही है। सर किसी को दिख रही है, किसी को नहीं दिख रही है। चलो हमें दिख रही है सर। तुम्हें दिख रही है? तुम जी सर। इन लोग का नेटवर्क इश्यू होगा सर। कुछ तो है, कुछ तो प्रॉब्लम है। चलो इसका गलत जगह पे ढूंढेंगे। बैठेंगे सर। खैर, अभी ये बताओ कि जो कुछ भी अभी तक बताया है वो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया सर। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? अगर मैं स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो अभी ये आपको दिख रही है उदाहरण नंबर 10 मैंने खोला हुआ है स्क्रीन पे, ये दिख रहा है? नहीं। स्क्रीन नहीं शेयर हुई है। अरे थोड़ा इधर उधर हो जाओ तो दिखेगा सब। वो दिखा। अभी स्क्रीन सबको दिख रही है? नहीं दिख रही? नो सर। नहीं सर अब नहीं दिख रही सर। अब नहीं दिख रही, अभी तक दिख रही थी। ठीक, जी सर अब नहीं दिख रही। अब बता, अब दिखने लगी है क्या? नो सर अभी भी अब नहीं? आप स्टार्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। कुछ इंजन जो होते हैं सेल्फ वाले होते नहीं है सर, अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा। हैं। हाँ चलो, अभी जितना दिख रहा है उसी से काम चलाइए। उदाहरण नंबर 10 है जो, दिख रहा है।
ओके गुड। उदाहरण नंबर 10 जल्दी से सर हमें नहीं दिख रहा है सर। तुम्हें दिखने लगेगा अभी, थोड़ा आंखें साफ करो। 31 दिसंबर 2019 को किसी व्यापारी के कुल लेनदार दिए गए हैं, उसमें से अशोध ऋण 850 के हो जाने का अनुमान था। उसे लगता था कि 850 के अशोध ऋण हो जाएंगे। पिछले वर्ष 750 का आयोजन अशोध ऋण के लिए किया गया था। ये पुराना रिजर्व है, पहले से ये बैलेंस होता है प्रोविजन अकाउंट में, ठीक है। और 15,800 के देनदार थे, ठीक है। 850 के अशोध ऋण हो जाने का अनुमान था, यानी कि ये बैड डेट की एंट्री आप कर चुके हैं। ये वो है जो बैड डेट की एंट्री कर चुके हैं, ये वो है जो 750 का बैलेंस पहले से प्रोविजन अकाउंट में है, और ये देनदार है। चालू वर्ष में 600 का अशोध ऋण हो चुका है। 15 अक्टूबर 2019 को 301 ऐसे देनदार से अचानक वसूल हो गए हैं जो अशोध ऋण में लिख दिए गए थे। ये बैड डेट रिकवरी का केस है। तो जब आपको बैड डेट रिकवरी की एंट्री करनी हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट ये एंट्री कर देते हैं एज बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है। ये प्रोविजन फॉर बैड डेट में इसलिए ट्रांसफर कर देते हैं कि ये प्रोविजन को बेसिकली कवर कर देता है, क्योंकि ये पैसा मिल गया है ना। वैसे अभी तक मैंने जो आपको बताया था, यहाँ पे बैड डेट रिकवरी अकाउंट खुलता है। इन्होंने प्रोविजन लिख रखा है, ठीक है। अभी देखते हैं कि इन्होंने सही लिखा है या गलत लिखा है। तो हाँ सही लिखा है इन्होंने, यही मान के किया है, ठीक है। कैश जब मिलेगा वापस, बैड डेट्स जो राइट अप हो चुके उसे फाइनली हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, है ना। तो अगर हमें मान लिया बैड डेट मिल जाए तो हम कौन सा खाता क्रेडिट करेंगे इनकम के तौर पे? प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट करना चाहिए कि नहीं लॉजिकली? बताइए। बैड डेट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रोविजन फॉर बैड डेट में। तो जब बैड डेट रिकवर होगा तो कैश आ रहा होगा, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे और प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट क्रेडिट करेंगे। नरेशन होगा फॉर अमाउंट रिटर्न ऑफ एज बैड डेट रिकवर। फिर हम जो नया प्रोविजन हो, जो नया जो हमारा बैड डेट है इस बार का, वो राइट ऑफ करेंगे प्रोविजन से। तो नया बैड डेट्स में इन्होंने बता रखा है कितना है। चालू वर्ष में 600 रुपए अशोध ऋण के हुए हैं, ऐसी सूचना है। इसको राइट ऑफ करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। कोई दिक्कत इसमें? और नया प्रोविजन कितना बनेगा, नया प्रोविजन कितना बनेगा ये आपको दिमाग लगाने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए प्रोविजन अकाउंट बनेगा। प्रोविजन खाता अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि इसका बैलेंस पहले से कितना था। इसका बैलेंस पहले से 750 था। कैश आपको मिल गए हैं 300 नए, ठीक है। 650 का आपने बैड डेट जो था वो राइट ऑफ किया है, और हमें कुल मिलाकर के बैड डेट्स का बैलेंस चाहिए 850। ये 850 कहाँ से आएगा अगर आपको ये जानना हो तो इसके लिए सीधे सीधे जो क्वेश्चन है उसमें जितने देनदार दिए गए हैं, ये 850 के अशोध ऋण होने का अनुमान था। इसका मतलब ये है कि ये इन्होंने बता रखा है कि इस साल हमें 850 के बैड डेट हो जाएंगे, इतना प्रावधान करना पड़ेगा। तो इस सवाल में आपको परसेंटेज नहीं दी गई है प्रोविजन की। अगर आप देखें नयापन क्या है, प्रोविजन कितना बनाना है उसकी परसेंटेज नहीं दी गई है, सीधे सीधे उसकी अमाउंट दे दी है 850 कि इस साल के आखिर में हमें 850 का प्रावधान इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमें लगता है कि इस साल इतने अशोध ऋण होंगे। हम प्रोविजन उतने का ही तो बनाते हैं जितने की अशोध ऋण होने का अनुमान हमें होता है ना। तो ये 850 जो है यहाँ पे हमने इसकी एंट्री कर ली है बैलेंस में, और कुल मिला के 1450 है। पहले से बैलेंस 750 था, 300 हमें वापस मिल गए रिकवरी के, तो हमें 400 नए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेना है और उसकी एंट्री कर देंगे ये वाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 400। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा नया था, थोड़ा जल्दी में बताया, कि आप समझ जाएंगे अगर आप इसे बहुत ध्यान से दोबारा पढ़ेंगे। फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। देखिए इसके बाद में हाँ सर थोड़ा सा एक बार फिर से चीज बता दे सर जो दोबारा। अभी बताया है वो हम बता चुके हैं, इसी रिकॉर्डिंग में फिर से आप सुन पाएंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ इसमें पूछना हो तो वो पूछ लो, वो हम बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर दोबारा बताना है तो दोबारा सुनने की रिकॉर्डिंग मिलेगी। थैंक यू। अभी रिकॉर्डिंग डाली जाएगी, उससे दोबारा समझ लीजिएगा। अगर कुछ पूछना हो तो वो चीज अगर बतानी हो जो एक्स्ट्रा आप पूछना चाहते हैं वो पूछिए।
तो दोबारा इसे देखेंगे, पहले खुद समझिए, कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी समझाया जा चुका है। नई बात केवल इतनी है कि अशोधन ये जो 850 का है, ये इतना बनना चाहिए इस साल, ऐसी सूचना है। तो ये वो है जो बैलेंसिंग फिगर बचती है। इसमें इन्होंने रेट नहीं दे रखी है प्रोविजन की, केवल अमाउंट दे रखी है 450 ऑलरेडी। ठीक है, चलिए फिलहाल आज की क्लास में इतना ही है। और जो नीचे का उदाहरण नंबर 11 है, ये सब आपके लिए होमवर्क है। उदाहरण नंबर 11 आप सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। आज होमवर्क में आप इन सवालों को लिख लें, चाहे तो समझ लें अच्छे से। इनको करने की कॉपी पे अनिवार्यता नहीं है, अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। प्रैक्टिस जितना कर लेंगे उतना ही अच्छा है। उदाहरण नंबर 11 को आप सबको अच्छे से समझने की कोशिश करें, ठीक है? ओके। इसके बाद में कल आएगा जो आगे की हमारी एडजस्टमेंट होगी, वो होगी देनदारों और लेनदारों पर छूट के लिए प्रावधान। जो कैश डिस्काउंट हम देते हैं वह भी एक तरह का लॉस है, तो फ्यूचर लॉसेस की चूंकि हम व्यवस्था करते ही हैं, बैड डेट्स का इसीलिए प्रावधान बनाते थे, और अब हम बनाएंगे देनदारों और लेनदारों पर छूट के लिए प्रावधान। क्या होता है कल जाने। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप जुड़े। Have a great day, sir. सेम टू बेटा। Just remind सर। हाँ, प्रीमाइस का मतलब होता है Premise. परिसर। जैसे स्कूल प्रीमाइस बोलेंगे तो उसका मतलब होगा स्कूल परिसर। ठीक है, परिसर यानी कि जो भी दायरा है। ऐसे ही फैक्ट्री प्रीमाइस हो सकता है, यानी कि फैक्ट्री परिसर। ठीक है, यस ठीक है, सर। sir. चलो ओके बच्चों, बाय बाय। Nice